नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो मुख्य रूप से टीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम सूर्यसेन था। बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिक आर्मी का विशिष्ट स्थान था। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आगे चलकर वह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए और इसलिए वह सामान्यतः मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसमें ज़्यादातर वकील एवं पत्रकारों ने भाग लिया था। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष थे गोमेश चंद्र बनर्जी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। तो भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जिसे उनके सहयोगी A.O. ह्यूम ने मूर्त रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1974 में हुई थी। 1713 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। मुख्य न्यायाधीशों के पद पर सर एलिजा इम्पे तथा चैम्बर्स लेमस्टर एवं हाइट तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों के आगमन का जो क्रम है वो इस प्रकार है। पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच 1605 में, अंग्रेज 1613 में तथा फ्रांसीसी 1674 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। इसी पुस्तक में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना के प्रयासों की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया।
इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई। इसके मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा एवं विस्तार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? जलियांवाला हत्याकांड के लिए बनाई गई समिति का नाम हंटर कमीशन था। ब्रिटिश सरकार ने विवस्ता में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसमें 6 सदस्य थे। हंटर कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती कर दी और उन्होंने प्रयास किया ताकि सभी आरोपियों को दंड न मिल सके और मिले तो बहुत कम दंड मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को किस महीने में हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो किस महीने में हुआ था? अगस्त के महीने में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम महालड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नारा करो और मरो का दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी ने इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता हुई। 5 मार्च 1931 को स्पष्टतः यह समझौते पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक था। 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक अकबर था। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। 14 अक्टूबर 1942 को हमीदा बानो के गर्भ से हुआ। पंजाब में गुरुदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान पर उसे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली। बैरम खान ने तुरंत ईंटों के चबूतरे पर 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कराकर भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार अकबर 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में राजगद्दी पर आसीन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल था? मुल्ला दो प्याजा, हकीम इनाम, अबुल फजल, शेख फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास और राजा बीरबल। ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो सर टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने अपनी कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा, जो सम्राट जहांगीर की कृपा करने में सफल हुआ। वह पुर्तगाली विरोध के बावजूद व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। उनके प्रयासों के फलस्वरूप सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठियाँ भी स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर शिवाजी का 1674 में राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इसके लिए उन्होंने काशी के प्रसिद्ध विद्वान भट्ट विश्वेश्वर भट्ट को भी बुलाया था, जिससे उनका राज्याभिषेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की क्या विशेषता थी? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो अष्टप्रधान की विशेषता थी उनकी ये थी कि इसको 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। अपने कार्यों के लिए वे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनके मंत्रिमंडल की विशेषता यह थी कि सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री अर्थात 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। वे न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर शेष सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंगाली कवि बंकिम चटर्जी थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ आनंद मठ में इस गीत का वर्णन है। 1895 में कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को स्वीकार किया गया था और 1805 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह गीत राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? नील विद्रोह 1859 ईस्वी में आरंभ हुआ था। औपनिवेशिक शासनकाल में अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया उसमें नील आंदोलन प्रथम तथा सर्वप्रमुख था। यह आंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था जिसका नेतृत्व दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया। 1859 में शुरू होने वाला यह आंदोलन नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों की प्रत्यक्ष लड़ाई थी जिसका विशुद्ध एवं मर्मस्पर्शी विवरण दीनबंधु मित्र के नील दर्पण नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 29 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश के जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसने जमींदार के बजाय मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। इस संगठन ने प्रसिद्ध सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। कालांतर में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों की विषय वस्तु है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन। उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें वैदिक चिंतन एवं दर्शन का चरमोत्कर्ष मिलता है। इसका मुख्य प्रतिपादन ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान है जो दार्शनिक विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम शाक्य मुनि भी पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश के बाद शासन शुंग वंश ने किया था। सैन्य निरीक्षण के समय अंतिम मौर्य
शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। बौद्ध साहित्य पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा तथा विहारों को नष्ट करने वाला भी बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कह शकों को हराया तथा क्षत्रियों के दर्प को चूर किया। इसकी सैनिक नियमों की जानकारी इसकी माँ वल्लभी के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही उसने वापसी यात्रा आरंभ की। अपनी पूरी यात्रा के विवरण में वह कहीं भी सम्राट का उल्लेख नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ था। यह संगम युग का एक प्रमुख राजवंश था जो तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। चोलों का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नूर थी जो बाद में क्रमशः उदयपुर व तंजावुर बनी। करिकाल इस वंश का महानतम शासक था जिसने कावेरीपट्टनम नामक तटीय राजधानी की स्थापना की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आगरा शहर का निर्माण कराया था। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने पर व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। उसने वहां पर बादलगढ़ का किला भी बनवाया। 1506 में आगरा में उसने अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी का नाम था। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की जो देखरेख करता था उसका नाम समाहर्ता था। मौर्य शासन प्रबंध में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी समाहर्ता था जो आधुनिक वित्त मंत्री की भांति विभिन्न पदाधिकारियों के सहयोग से राजस्व विभाग का संचालन करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे परंतु अब केवल 6 गुफाओं गुफा संख्या 1, 2, 9 और 10 तथा 16 और 17 के चित्र ही अवशिष्ट हैं। इसमें से 9 और 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन हैं और उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो गुफा है वह है एलोरा। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ी को काटकर अनेक गुफाएं बनाई गई हैं जो बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्मों से संबंधित हैं। एलोरा से 17 गुफा संख्या 17 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। एलोरा से 17 गुफा प्राप्त हुए हैं जिनमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों के काल में बने हैं। इनमें कैलाश मंदिर सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरित के लेखक
उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। संस्कृत के नाटककारों में कालिदास की बराबरी करने की क्षमता अनुभूति में ही दिखाई देती है। उनका आविर्भाव 700 ईसा पूर्व के लगभग हुआ और वे कन्नौज के शासक यशोवर्मा की राजसभा में निवास करते थे। उत्तर रामचरित भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके 7 अंकों में रामायण के उत्तरार्ध की कथा वर्णित है। राम के राज्याभिषेक, सीता परित्याग तथा पुनर्मिलन तक की घटनाओं का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त मालती माधव तथा महावीर चरित नाटकों की रचना भवभूति ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागवत धर्म का संस्थापक था। भागवत धर्म का संस्थापक कौन था? कृष्ण। भागवत धर्म के संस्थापक देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण थे। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत कहते थे। इस कारण उनके